Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. देखिए बच्चों, यह जो आज का हमारा विषय है अर्थशास्त्र, इसके अंतर्गत आज हम अपना पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जिसके अंतर्गत चैप्टर का जो हमारा पहला चैप्टर है इसका नाम है परिचय, इंट्रोडक्शन। तो अर्थशास्त्र से संबंधित कुछ ऐसी चीज़ें जो कि प्रत्येक बच्चे के लिए जो अर्थशास्त्र पढ़ता है उसके लिए नेसेसरी होती है, और यह एक तरीके से फंडामेंटल होता है जिसके ऊपर अर्थशास्त्र के जो सिद्धांत होते हैं, जो नियम होते हैं, वह हर प्रकार से संबंधित होते हैं। तो ये जो फंडामेंटल जो वर्ड्स होते हैं जिनके आधार पर हम आगे चल कर के जिसका विस्तार होता है और जिसका हम अध्ययन करते हैं, उसी से संबंधित हमारा जो पहला चैप्टर रखा गया है वह परिचय या इंट्रोडक्शन रखा ही गया है। इसमें अर्थशास्त्र के अध्ययन हेतु आने वाली जो भी हमारा चैप्टर होगा वह कहीं न कहीं यह हमारे लिए, आपके लिए यह सहयोग प्रदान करेगा। तो हम अपने पहले चैप्टर अर्थशास्त्र के अंतर्गत जो परिचय चैप्टर है, इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में हम आपको जो है कुछ चीज़ें बता रहे हैं। चल यह हमारा परिचय जो है, इंट्रोडक्शन जो हमारा पहला चैप्टर है वह स्टार्ट होता है। चूँकि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करते हैं और इन्हीं आर्थिक क्रियाओं के आधार पर अर्थशास्त्र का निर्धारण होता है। तो जो आर्थिक क्रियाएं हैं, वास्तव में जो क्रियाएं हैं, मनुष्य द्वारा जो क्रियाएं की जाती हैं वह दो प्रकार की होती हैं। एक होता है आर्थिक क्रिया और दूसरा होता है अनार्थिक क्रिया। आर्थिक क्रिया, अनार्थिक क्रिया, ये दो क्रियाएं प्रत्येक मनुष्य के द्वारा संपादित की जाती हैं जिसमें ऐसी क्रिया जिस क्रिया को करने पर, जिस कार्य को करने पर व्यक्ति को उस क्रिया के परिणाम स्वरूप, उस क्रिया के बदले यदि कोई लाभ प्राप्त होता है तो ऐसी जो क्रिया होती है वह आर्थिक क्रिया कहलाती है। लेकिन जो दूसरी क्रिया है जिसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं, अनार्थिक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जो व्यक्ति द्वारा या मनुष्य द्वारा किया तो जाता है लेकिन उस क्रिया के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को वह लाभ की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए ऐसी क्रियाओं को हम अनार्थिक क्रिया के रूप में कहते हैं या अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। तो आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ऐसी चीज जो कि जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए, ऐसी क्रिया जो मनुष्य की जो आवश्यकता है, जो कि मनुष्य अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकताओं को कंप्लीट करने के लिए जो क्रियाएं करता है, ऐसी क्रिया आर्थिक क्रिया के रूप में जानी जाती है। जबकि जो दूसरी क्रिया होती है अनार्थिक क्रिया, जैसे हमने आपको पहले ही बताया कि यह इस क्रिया के करने के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अर्थ की प्राप्ति, धन की प्राप्ति, संपत्ति की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए इस क्रिया को अनार्थिक क्रिया के रूप में देखा जाता है, अनार्थिक क्रिया कहा जाता है। आगे हम चलते हैं कि जो आर्थिक क्रिया के जो प्रकार हैं, जैसे हमने कहा जो आर्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया के अंतर्गत इसको हम कई भागों में विभाजित करते हैं। इसके अंतर्गत जो आर्थिक क्रिया है इसमें हमारा विनिमय है, उत्पादन है, इसके बाद वस्तु की कीमत का निर्धारण है, साधन की कीमत का निर्धारण है और निवेश। ये जो चार चरण है, ये चार चरण आर्थिक क्रिया को संपादित करने के लिए या आर्थिक क्रिया के अंतर्गत ये चार कार्य किए जाते हैं। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण है वह है निवेश। निवेश का तात्पर्य होता है कि वह आर्थिक क्रिया
जिसका संबंध भविष्य की वस्तुओं तथा सेवाओं के उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं के उत्पादन में किया जाता है, ऐसा जो कार्य होता है वह निवेश के रूप में बोला जाता है या उसे निवेश कहा जाता है। अब हम आगे चलते हैं। जो हमारी ये आर्थिक क्रिया है, यह आर्थिक क्रिया के व्यष्टि एवं समष्टि स्तर होते हैं। तो व्यष्टि एवं समष्टि स्तर को हम दो भागों में बांट देते हैं, जिसे आगे हम कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र और दूसरे का नाम है समष्टि अर्थशास्त्र। चलो अच्छा देख, अब हम चलते हैं विषय सामग्री के ऊपर। यह अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत किन चीजों को हम रखते हैं। तो विषय सामग्री के अंतर्गत जब हम अध्ययन करते हैं तो विषय सामग्री के संबंध में ये जो विभिन्न प्रकार के जो अर्थशास्त्री हैं इनके भिन्न भिन्न मत हैं, और इसी कारण से विषय सामग्री को लेकर के जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को लेकर के चूंकि भिन्न भिन्न मत होने के कारण हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं, जिसके अंतर्गत जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है इसके संबंध में निम्नलिखित धाराएं प्रचलित हैं, जिसको कि हम ए के रूप में, यह नंबर ए है, इसके अंतर्गत यह जो धाराएं हैं इसको चार भागों में विभाजित किया जाता है, जिसमें पहला है धन संबंधी परिभाषा। इसमें है धन संबंधी परिभाषा पहला है, दूसरा है कल्याण संबंधी परिभाषा, देखो हमने कह दिया धन संबंधी परिभाषा, कल्याण संबंधी परिभाषा, दुर्लभता संबंधी परिभाषा, और जो चौथा जो इसमें विचार है वह विकास केंद्रित परिभाषा के रूप में जाना जाता है। यह विकास केंद्रित परिभाषा ये जो है 1, 2, 3 और 4 इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न अर्थशास्त्रियों ने यह अपने विचारों को रखा है। इसके अंतर्गत जो धन संबंधी ऐसे अर्थशास्त्री जिनका यह मानना था, जिनका यह विचार था कि अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वह धन होना चाहिए, क्योंकि धन ही संपूर्ण आर्थिक क्रियाओं का आदि और अंत होता है। अर्थशास्त्र का तात्पर्य है कि अर्थ के बारे में ही अध्ययन, अर्थ के बारे में विशिष्ट अध्ययन। तो धन संबंधी जो परिभाषा है इसके अंतर्गत हम उन संपूर्ण अर्थशास्त्रियों के मतों को, उनके विचारों को इसके अंतर्गत समाहित करते हैं, रखते हैं, जिन्होंने यह माना है कि जो अर्थशास्त्र है वह धन का विज्ञान है, यह धन का शास्त्र है, और इसके अंतर्गत सिर्फ धन का अध्ययन होना चाहिए। ऐसे संपूर्ण अर्थशास्त्रियों के विचारों को, ऐसे संपूर्ण अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को इस धन केंद्रित या इस धन संबंधित परिभाषा के अंतर्गत रखा गया है। और इनका यह विचार है, इनका यह मानना है कि जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है वह धन होना चाहिए, धन के सिवा अर्थशास्त्र की कोई दूसरी विषय सामग्री नहीं होना चाहिए। जबकि जो दूसरा जो विचार है वह कल्याण संबंधी या कल्याण केंद्रित परिभाषा है। कल्याण संबंधी और या कल्याण संबंधी जो परिभाषा है इसके अंतर्गत ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने यह माना है, जिनका यह वक्तव्य है
कि नहीं, जो अर्थशास्त्र है वह धन का विज्ञान नहीं है, बल्कि यह मानव कल्याण का विज्ञान है। तात्पर्य है कि ऐसे लोग जिन्होंने यह माना है कि जो अर्थ का जो मूल स्वरूप होता है, अर्थ का जो मूल कार्य होता है, वह व्यक्ति के कल्याण से संबंधित होता है। व्यक्ति अपने कल्याण के लिए ही वह अर्थ को प्राप्त करता है और आर्थिक क्रियाएं करता है। इसलिए अर्थशास्त्र के अंतर्गत धन का अध्ययन न होकर के बल्कि मनुष्य के कल्याण का अध्ययन होना चाहिए। ऐसे अर्थशास्त्रियों के विचारों को, ऐसे अर्थशास्त्रियों द्वारा दी गई परिभाषाओं को हम कल्याण संबंधी परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। इनका यह स्पष्ट मानना है, इनका यह स्पष्ट विचार है कि जो अर्थशास्त्र है वह कल्याण का विज्ञान है। इसके अंतर्गत सिर्फ कल्याण से संबंधित विचारों का अध्ययन होना चाहिए। इसलिए अर्थशास्त्र की जो विषय सामग्री है वह धन न हो करके बल्कि सिर्फ कल्याण होना चाहिए। इसलिए इसके अंतर्गत सिर्फ कल्याण से संबंधित विचारों को या इससे संबंधित परिभाषाओं को रखा गया है। जबकि जो तीसरी परिभाषा है इसके अंतर्गत है दुर्लभता संबंधित परिभाषा। इसके अंतर्गत ऐसे अर्थशास्त्री हैं जिनका यह स्पष्ट मानना है कि संसार के अंतर्गत जितने भी साधन हैं ये जो साधन वह दुर्लभ है। दुर्लभ का तात्पर्य है कि ऐसे साधन जो असीमित मात्रा में नहीं है, इनकी मात्रा सीमित है, और जो व्यक्ति है, जो व्यक्ति का विचार है, जो व्यक्ति की आशाएं हैं, जो व्यक्ति की आकांक्षाएं हैं, वो असीमित है। तात्पर्य जो साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। हमारी आवश्यकताएं अनंत हैं, लेकिन इस आवश्यकता को पूरा करने के लिए व्यक्ति के पास जो साधन है वह सीमित है, और सीमित वस्तु को ही हम दुर्लभ कहते हैं। इसलिए इस दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत हम ऐसे अर्थशास्त्रियों के विचारों को, ऐसे अर्थशास्त्रियों की परिभाषाओं को सम्मिलित किए हैं जो कि अर्थशास्त्र की विषय सामग्री को कल्याण या धन न मान करके बल्कि यह दुर्लभ साधनों से संबंधित विज्ञान मानते हैं। ऐसे अर्थशास्त्रियों को विचारों को हम दुर्लभता संबंधी परिभाषा के अंतर्गत रखते हैं। जबकि हमारा जो चौथा है वह विकास केंद्रित परिभाषा रखा जाता है। आधुनिक जो अर्थशास्त्री हैं, ये आधुनिक अर्थशास्त्री यह मानते हैं कि जो अर्थशास्त्र है यह इसका कोई भी जो है वह विषय सामग्री नहीं है, बल्कि इसकी जो मूल विषय सामग्री है वह विकास है। व्यक्ति का जो विकास है यदि वह धन के माध्यम से होता है तो निश्चित रूप से ऐसे धन का, ऐसे कल्याण का या ऐसे दुर्लभ साधनों को ही हम अर्थशास्त्र के अंतर्गत रख सकते हैं, क्योंकि अर्थ का या अर्थशास्त्र का जो मूल उद्देश्य है, अर्थ का या अर्थशास्त्र की जो मूल भावना है वह विकास केंद्रित होनी चाहिए। यदि उस अर्थशास्त्र से विकास का, यदि अर्थशास्त्र से विकास होता है तो ऐसे विकास को ही हमको अर्थशास्त्र की विषय सामग्री के अंतर्गत रखा जाना चाहिए। चूँकि प्रारंभिक कुछ पुस्तकें थी तो उसके अंतर्गत इन चारों के अलावा एक और परिभाषा, एक और समूह का निर्माण किया गया था। चूँकि अब हम नए में देखते हैं तो वह दिखाई नहीं पड़ता है, जिसके अंतर्गत था आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा, जिसको कि हम 5वें क्रम के अंतर्गत रख सकते हैं। आवश्यकता भिन्नता संबंधी परिभाषा, चूंकि ये 5 ग्रुप होते थे अर्थशास्त्र के अंतर्गत विषय सामग्री को लेकर के, ये 5 मत हुआ करते थे। लेकिन जो है नई सामग्री में कहीं कहीं मिलता है, कहीं कहीं नहीं मिलता है। तो हम आपको ये 5वां भी बता देते हैं कि कुछ ऐसे अर्थशास्त्री हैं, और यह अर्थशास्त्रियों का जो समूह है यह विशेष रूप से वह भारत के अर्थशास्त्री हैं। चूँकि जो भारत देश है यह इसका सिद्धांत रहा है कि ये जो सादगी को पसंद करते थे, यह जो अर्थशास्त्री हैं वह हमारे ऋषियों मुनियों की प्रेरणा से वह संबंधित रखते हैं, उनके ऊपर उनका स्पष्ट छाप दिखाई देता है। तो इनका यह मानना है कि जो आवश्यकता है
यदि व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को धीरे धीरे यदि ये समाप्त करता जाए, उसको धीरे धीरे छोड़ता जाए, तात्पर्य है कि यदि वह अपनी आवश्यकता से विहीन हो जाए, उसके पास कोई आवश्यकता रह ही नहीं जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वह हमेशा आनंद और परमानंद की अनुभूति करता है। इसलिए जो अर्थशास्त्र की विषय सामग्री है, इस विषय सामग्री के अंतर्गत हमको अर्थशास्त्र के अंतर्गत आवश्यकता को जो विहीन कर दे, जिससे कि व्यक्ति की कोई इच्छा रह ही नहीं जाए, तो इस प्रकार की परिभाषा को, इस प्रकार के मत को 5वें नंबर पर या 5वें समूह के अंतर्गत रखा गया है। यह जो आवश्यकता है, यह जो परिभाषा का जो ग्रुप है, समूह है, हम आपको फिर से बता देते हैं कि यह भारतीय संस्कृति से ओतप्रोत है, भारतीय संस्कृति से प्रभावित है। और भारतीय संस्कृति का जो मूल विचार था कि सादा जीवन उच्च विचार, यह इसी सादगी के ऊपर यह जो परिभाषा इसके अंतर्गत दी गए हैं, या जो मत इसमें प्रचलित है, जो मत दिया गया है, वह इसी से प्रभावित है, जिसके अंतर्गत व्यक्ति धीरे धीरे अपनी आवश्यकताओं से अलग हो जाए, अपनी आवश्यकताओं को समाप्त कर दे, परिणाम स्वरूप वह आनंद की अनुभूति कर सके। तो इनका यह मानना है कि अर्थशास्त्र की जो सामग्री है वह व्यक्ति को परमानंद और आनंद की अनुभूति कराए, वह अर्थशास्त्र की विषय सामग्री होनी चाहिए। तो हमने आपको यह पांचों जो है जो ग्रुप थे, जिसके आधार पर सब जो हमारे अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने कि अपने अलग अलग राय प्रस्तुत किए हैं, यह 5 भागों में डिवाइड किया।